नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन्स में आपका स्वागत करता हूं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी फसल या किसी भी पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन उनकी सप्लाई जो होती है, उनकी जो पूर्ति होती है, वो कुछ मृदा से होती है, कुछ हमें अपने आप देनी पड़ती है, चाहे वो ऑर्गेनिक सोर्सेज दें या इनऑर्गेनिक सोर्सेज दें, लेकिन उसकी जो पूर्ति होगी वो एक बैलेंस फॉर्म में होती है। अगर हम बैलेंस फॉर्म में न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो क्या होगा, उससे हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता क्या है कि जब हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका समझदारी पूर्वक उपयोग करके पौधे को उचित मात्रा उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, तब वो कहलाता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आइए जानते हैं इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पौधा पोषक प्रबंधन क्या होता है। द इंटेलिजेंट एंड कंबाइंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो यहाँ पर बात है वो क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ साथ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सस्टेन ऑप्टिमम यील्ड, इंप्रूव मेंटेन सॉइल हेल्थ। ठीक है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, उसका इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कि हमारी उपज जो है वो क्या हो, सस्टेन हो, उपज में जो है हमारी टिकाऊपन आए, साथ ही साथ क्या, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, जो हमारी मृदा की स्वास्थ्य, जो मृदा का फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें सुधार हो, एंड प्रोवाइड क्रॉप न्यूट्रिशन, और फसल को क्या करना है, पोषण प्रदान करना है। किस स्तर पर, टेक्निकली साउंड, इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव, प्रैक्टिकल फीजिबल एंड इन्वायरमेंटल सेफ। ठीक है कि नहीं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक तत्वों का उपयोग करके अपनी फसल को अधिकतम उत्पादन पाने के लिए हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, जिससे कि हमारी फसल को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट मिले, पोषक तत्वों की सप्लाई हो, और वो इकोनॉमिक रूप से अपनाने वाला होना चाहिए तथा पर्यावरण पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ता हो। उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उसका जुडिशियसली उपयोग करना है, समझदारी पूर्वक उपयोग करना है, जिससे हमारी सॉइल की मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में वृद्धि हो और इस पर्यावरण पर, हमारे पर्यावरण पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता हो। कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमें जो है मृदा उत्पादकता को सस्टेन करना है तथा हमारी मृदा उर्वरता को भी बनाए रखना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज, चाहे वो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसका हमें इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कि हमारी मृदा की उर्वरता के साथ हमारी मृदा की उत्पादकता भी लंबे स्तर तक बनी रहे। ठीक है भाई। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फर्टिलाइजर, जो आजकल हम लोगों ने देखा है कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो उस डिपेंडेंसी को कम करना, क्योंकि अगर हमारे पास और रिसोर्सेस हैं तो हम उनका उपयोग कर लेंगे सप्लीमेंट के रूप में, हमें केमिकल के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अगला क्या, इंप्रूव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण होते हैं उनमें सुधार होता है। साथ ही साथ मेंटेन प्रोडक्टिविटी ऑन सस्टेन बेसिस, जो मृदा की उत्पादकता है वो टिकाऊ स्तर तक हमें बनाए रखना है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारी न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी उसको भी बढ़ाना होता है, जो हमारे लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको भी हमें कंजर्व करके रखना होता है, ये उद्देश्य होता है हमारा। आइए चलते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट जो भी हम अपने पोषक तत्व प्रबंधन में प्रयोग करते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या ऑर्गेनिक मेन्योर्स हो या ग्रीन मेन्योर या बायो फर्टिलाइजर, दीज आर कंपोनेंट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या है, केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, और इनमें क्या होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फास्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर। साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि ये स्टेट फर्टिलाइजर होते हैं, डबल फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर होते हैं, जिनमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिनका हमारी फसलों पर बहुत तीव्र
गति से जो है प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल को या फसल की वृद्धि को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा देते हैं, ठीक है कि नहीं। इनका रिजल्ट इमीडिएटली हमारी फसलों पर दिखाई देता है और फसल उत्पादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं और इनका हमारी फसलों पर प्रयोग करने से, हमारी ज्यादा प्रयोग करने से हमारी मृदा की जो स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो क्रॉप क्वालिटी होती है उस पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत आपका नाइट्रोजनस होते हैं, नाइट्रोजनस, फास्फोरस, पोटास, फर्टिलाइजर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक मेन्योर, तो ऑर्गेनिक मेन्योर में FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसके बाद हमारे आते हैं केक्स, खलियां आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक क्रॉप रेजिड्यू, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे ऑर्गेनिक मेन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग हम फसल में न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए करते हैं। मोस्टली जो हमारा जो FYM है ये आपका 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है बुआई से पहले, ठीक है। और कंपोस्ट भी, और ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। हमें ध्यान रखना होता है कि जब हमारी खाद जो है FYM कंप्लीटली डिकम्पोज हो तब उसे हमें खेत में प्रयोग करना चाहिए। अगर फुली डिकम्पोज नहीं है तो उसको हमें खेत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इनका उपयोग करते हैं। जो ऑर्गेनिक मेन्योर्स होते हैं ये हमारी मृदा की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सुधार करते हैं, चाहे वो सॉइल स्ट्रक्चर की बात हो, सॉइल टेक्सचर की बात हो, या फिर हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात हो, एरेशन की बात हो, ये उन सभी में सुधार करते हैं। चाहे पीएच की बात हो, सभी को सुधारने का काम करते हैं और हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो सॉइल हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करते हैं। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें बायोलॉजिकल सोर्सेज की, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमारे क्या आते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स में हमारे आते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, बायोफर्टिलाइजर, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। जो बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में भाग लेते हैं, फास्फोरस मिनरलाइजेशन में भाग लेते हैं और पोटेशियम मोबिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो पोषक तत्वों की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो एसिमिलेशन की बात हो, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, उन सब में क्या होता है, डिकम्पोजिशन की बात हो ऑर्गेनिक मैटर के, उसमें सभी में बैक्टीरिया और फंजाई और हमारे महत्वपूर्ण बायोफर्टिलाइजर्स भाग लेते हैं जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। बात समझे कि नहीं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल। कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें कुछ न कुछ समस्या पाई जाती है, चाहे पीएच बढ़ जाने से, चाहे पीएच घट जाने से मृदा अम्लीय हो जाती है या मृदा क्षारीय हो जाती है। कुछ फिजिकली प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं, जैसे किसी मृदा में कठोर सतह पाया जाना या कहीं स्टोनी या रॉकी सॉइल का पाया जाना, तो फिजिकली डिसेबल होती है या फिजिकली प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है। कुछ केमिकली प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं, तो उनको मृदा सुधारक के द्वारा, सॉइल अमेंडमेंट के द्वारा या फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है और पुनः हम उसे फसल उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एसिडिक सॉइल में क्या होता है, टॉक्सिटी होती है आयरन, मैग्नीज एंड एल्युमिनियम की, जबकि डिफिशियंसी होती है फास्फोरस और मोलिब्डेनम की। अगर सलाइन अल्कालाइन सॉइल की बात देखें तो डिफिशियंसी होती है आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर की, और टॉक्सिटी होती है मोलिब्डेनम की, क्योंकि जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहता है मोलिब्डेनम की उपलब्धता उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है और वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है कि नहीं। तो इनका मृदा सुधार हमें करते हैं। जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं उनके लिए हम जो है चूना का उपयोग करते हैं, जबकि अम्लीय मृदाओं के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, जबकि क्षारीय मृदाओं के लिए हम जिप्सम और पाराइट का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम जो है ग्रीन मैन्योर का भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटर जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट। देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जो जल प्रबंधन है बहुत महत्वपूर्ण करता है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जहां पर पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए 3 प्रक्रियाएं भाग लेने वाली होती हैं, चाहे वो मास फ्लो हो, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट एक्सचेंज। तो ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट एक्सचेंज, रूट पेनिट्रेशन, जो रूट पेनिट्रेशन है, ये 3 प्रक्रियाएं हैं जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भाग लेती हैं।
इनके लिए ये कि मास फ्लो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। थ्रू ट्रांसपिरेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट वाटर के साथ डिसोल्व हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन वाटर के साथ पौधे के डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ना तो ज्यादा अधिक पानी देना चाहिए, ज्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट लीच कर जाएगा, कम पानी देंगे तो न्यूट्रिएंट सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम माइक्रो इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, उनका उपयोग करके हम जो है बेटर तरीके से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली हम न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो माध्यम होता है वही है कि सही समय पर, सही मात्रा में, सही विधि से, सही स्थान पर पोषक तत्व देना, जिससे कि पोषक तत्व आसानी से हमारी फसलों को प्राप्त हो जाए और हमारी फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।